साथियों, पहले जागृति, फिर संगठन, फिर आंदोलन। क्यों लड़े? शायद ये आपकी समझ में अभी तक कम आया, मेरे को लगता है, क्योंकि सरकार इस भरोसे में बैठी है कि उत्तर प्रदेश में 80-82 सीट है, वो तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन आपको समझने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि आज हम क्यों लड़े सरकार से, हमने क्या खाया, क्या खोया, क्या पाया, ये समझ लेना चाहिए। साथियों, आजादी के वक्त उत्तम खेती थी, मध्यम व्यापार था और नीच नौकरी थी। लेकिन क्या आज उत्तम खेती रह गई? आज कोई खेती करना नहीं चाहता। क्यों? आजादी के वक्त हमारी आमदन, देसी भाषा में समझा दूं, अगर देश 100 रुपए कमाता था तो 60 रुपए आमदन खेती से थी। यानी अगर देश के पास 100 रुपए थे तो 60 रुपए किसानों के पास थे, इसलिए हमारी उत्तम खेती थी। लेकिन आज अगर 100 रुपए है तो किसान के पास 10 रुपए है। और जो नए कानून लागू हुए हैं, इनमें अगर देश के पास 100 रुपए होंगे तो किसान के पास 6 रुपए हैं। इसलिए लड़ना है हमें। साथियों, खेती का बजट, देश का खजाना, जहां पहली पंचवर्षीय योजना में खेती पे 14% खर्च किया गया था, अब 2% भी नहीं है देश के खजाने में आपका हिस्सा। पिछले 20 साल के अंदर 3.5 से 4 लाख किसान बैंकों के परेशान किए हुए, तंग किए हुए आत्महत्या कर गए, कर्जा नहीं उतार पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर 15,000 के कर्जे में मैंने दीवार पे लिखा देखा है कि ये किसान हमारे बैंक का 15,000 रुपए का कर्जदार है, डिफॉल्टर है, इसने वापस नहीं किया। हमारे लिए कानून है, जेल में डाल दिया, दीवारों पे लिख दिया, फोटो में लगा दी, इज्जतदार किसान था, गई इज्जत, बचा कुछ नहीं, बची इज्जत, गया कुछ नहीं, फांसी ले गया, आत्महत्या कर ली। और इसी देश के अंदर इन्होंने काले कानून बना के पूंजीपतियों को सुरक्षित किया और आज 15 लाख करोड़ के डिफॉल्टर है पूंजीपति। 15 डिफॉल्टर नहीं, जो मार लिया, जो वापस आ ही नहीं सकता। 15 लाख करोड़ पूरे देश के टोटल किसानों के कर्जे से, खेती के कर्जे से 2 गुना बैंकों ने मार लिया। और इस कर्जे में देश का एक भी पूंजीपति मरा हो तो बता दो, फिर जुत्ते न मारो इन राजनेताओं को, इन नीतिकारों को, जिन्होंने हमें मारने के कानून बनाए और पूंजीपतियों को पालने के कानून बनाए। फिर दोषी कौन है हमारा? ये नीतिकार, ये कानून बनाने वाले। साथियों, हर साल इनका लाखों करोड़ माफ करते हैं और जब किसान का कर्जा माफ करने की बात आती है तो सरकार के दम निकल जाते हैं। हमने सवाल किया था अमित शाह जी से, अमित शाह जी बताइए, आप 23 फसलों का MSP देते हैं, 23 फसलों में से क्या आप 23 की 23 फसलें खरीदेंगे? उत्तर प्रदेश की धान क्यों नहीं बिकती? बिहार की धान क्यों नहीं बिकती? बताइए, पूरे देश की फसलें, 23 फसलें जो जिनका न्यूनतम भाव तय करते हो, वो क्यों नहीं बिकती? क्या आप बयान दे रहे हो कि समर्थन मूल्य रहेगा? क्या आप 23 की 23 फसलें खरीदोगे? उसका जवाब था नहीं खरीद सकते, हमारे पास बजट नहीं है। क्लियर जवाब था, हमारे पास बजट नहीं है। और आंकड़ा यह दिखा रहा है
कि हमारी फसलों की कीमत बढ़ती है 23 फसलों की, सैकड़ों फसलें हैं, बाकी की एमएसपी नहीं है। 23 फसलों की कीमत बढ़ती है हमारी 17 लाख करोड़ रुपया करीब करीब, और हमें मिलता है करीब करीब 13 लाख करोड़ रुपया, यानी न्यूनतम से करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपया कम। और 17-18 की रिपोर्ट में भी यही बताया गया है कि पिछले 15 साल के अंदर 45 लाख करोड़ रुपया किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम मिला। और मैं दोषी मानता हूं उत्तर प्रदेश के किसानों को। अरे उत्तर प्रदेश में एमएसपी नहीं मिला, यहां से 100 किलोमीटर हरियाणा में चला जाइए, हम जूते मार मार के लेते हैं, हर चीज का लेते हैं। और उत्तर प्रदेश के किसान सिर झुका के हरियाणा के अंदर जाते हैं अपनी गेहूं बेचने के लिए, अपनी धान बेचने के लिए। क्यों नहीं लड़ते आप लोग? कौन लड़ने आएगा आपके लिए? आसमान से टपकेंगे आपके लिए लड़ने वाले? आपको ही लड़ना पड़ेगा, वरना ऐसे ही पीसोगे। क्यों नहीं बिकती आपकी धान? हमारी भी जमीन है यहाँ, मेरे को पता है यहाँ गेहूं कैसे बिकती है। 2 साल तक की गन्ने की पेमेंट आपकी नहीं है, क्यों फिर आप घर पे क्यों बैठे हुए हो? क्यों मिल को ताला नहीं जड़ दिया आप लोगों ने? कैसे डीसी दफ्तर को ताला नहीं जड़ दिया आपने? कैसे बढ़ते हैं ये बीजेपी के लोग आपके गांव में? साथियों, कब जागेंगे हम? हमारे पास 2 चीज है, एक है हमारा अनाज, जिसमें मैंने बता दिया इतना घाटा हर साल है, और कर्जा 7-7.5 लाख करोड़ के करीब है। अगर 2 साल का हमारा ये कम खरीदा हुआ पूरा कर देना तो हमारा सारा कर्जा उतरता है। रिकॉर्ड बता रहा हूँ, फ्रॉड नहीं मार रहा हूँ खड़ा हुआ, इन्हीं का रिकॉर्ड बता रहा हूँ। दूसरी चीज है हमारे पास मजदूरी। आपके बच्चे शहर में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, आपके बच्चे शहर में किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए, किसी कंपनी में काम करने के लिए, किसी बड़े मॉल में काम करने के लिए जा रहे हैं। कितने पैसे मिलते हैं? 6,000 रुपया, 7,000 रुपया ज्यादा से ज्यादा, जिसको 7 मिल जाए तो अच्छा है। और न्यूनतम मजदूरी वो भी 9,500 के करीब है इस टाइम। यहाँ पे थोड़ी सी कम है, हरियाणा में थोड़ी सी ज्यादा है। हमारी न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिली, वो भी 1/3 खा गए। हमें फसल का भाव भी नहीं मिला, वो भी 1/4 खा गए। आखिर हम किसके भरोसे बैठे हैं? ये दोनों चीजें हमारे घाटे का कारण है, और उसी का कारण है देश की जीडीपी गिरती है, जिसको आप उसका लेन देन बोलते हैं। और जब देश की जीडीपी गिरी, एक और डाका मारा गया हमारे ऊपर। जब देश की जीडीपी गिरी, जब देश के पिछले साल कहा गया कि मंदी आ गई। अरे जब आपके पास खरीदने के पैसे नहीं तो मंदी आएगी ना। कहते हैं मारुति कारें कम बिकी, मोटरसाइकिलें कम बिकी, कपड़े कम बिके, मकान कम बिके, शहर में जो सिटी बसा रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, वो कम बिके, वो उजड़ जाएंगे, उनको बचाओ। किसान तो मरता है, मर जाएगा, कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन उनका बचाना जरूरी है। देश के खजाने से 5 लाख करोड़ निकाला, 70,000 करोड़ दिया मारुति को। कौन सी कार सस्ती हुई? केवल 30% कारें कम बिकी, इसलिए उनको 70,000 करोड़ दे दिया। देश के बिल्डरों को उनके मकान कम बिके, उनको 70,000 करोड़ दे दिया। बंदर बांट कर दी, 5 लाख करोड़ पिछले साल देश के खजाने से निकाल के बांट दिया। अगर वो 5 लाख करोड़ इन किसानों और मजदूरों को बांट दिया जाता तो देश की जीडीपी को 4 चांद लग जाते, और ये मरने से बच जाते, इनका कर्जा उतर जाता। आज जब कर्जा लेने भी जाते हैं ना, मैंने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर 10% कमीशन है कि नहीं? 10% कमीशन बैंक कर्जा दे रहे हैं। साथियों, कौन बचाने आएगा हमें? और अब जो ये नए 3 कानून बना दिए हैं ना, इसमें आप जैसे हैं ऐसे भी नहीं रहोगे। मान लेना, यकीन कर लेना, जैसे हैं ऐसे नहीं रहोगे।
हम मानते बहुत देर से हैं, हम तब मानते हैं जब सिर से गुजरती है। जब 20 साल पहले WTO आया ना, WTO में जब समझौता किया ना, वाजपेयी जी की सरकार थी, हमने बहुत विरोध किया था, बहुत विरोध किया था, लेकिन हम लोग नहीं लगे थे ना। आज रिजल्ट भुगत रहे हैं आप लोग। उस WTO के समझौते के अंदर पहली लाइन ही ये है, साफ तौर पे लिखा है कि किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। और अगर वर्ल्ड मार्केट का रेट आपको मिलना है तो फिर अब की बार गेहूं का 1600 रुपये है, पिछले साल 1500 रुपये था। फिर यहाँ पे ब्राजील से चीनी आएगी, आपका गन्ना खरीदने की जरूरत नहीं है, वहां से कच्ची चीनी मंगा के यहाँ पे गाड़ के बेचेंगे, उसको शुद्ध करके बेचेंगे तो ज्यादा मुनाफा है। आपका गन्ना खरीद के चीनी बनाएंगे तो कम मुनाफा है। मलेशिया से खाने वाला तेल आएंगे, आपकी सरसों की जरूरत नहीं है, 3200 से 3500 के बीच बिकेगी। अब की बार महंगी है क्योंकि मलेशिया से नहीं मंगाया आपका आंदोलन तोड़ने के लिए। साथियों, अगर आपको वर्ल्ड मार्केट के भाव पे कंपटीशन करना पड़ गया ना, फिर आपके पास 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन है और अमेरिका के किसान के पास 5000 10,000 एकड़ जमीन है, फिर आप कैसे मुकाबला करोगे? उनके पास तो आबादी कम है, जमीन ज्यादा है, खाली छुड़वानी पड़ती है, उसकी भी सब्सिडी देनी पड़ती है। पर किसान 43 लाख रुपए सब्सिडी है पर किसान, मुकाबला कर लोगे? अरे जब उनके लेवल पे खेती नहीं कर पाओगे तो जमीन को बेचोगे और सस्ती करके बेचोगे। और अगली पॉलिसी भी आ गई है, क्योंकि आप लोग खेती करने में समर्थ नहीं हो, आप लोग खेती नहीं कर पाओगे, अमेरिका के मुकाबले खेती नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ पे हजारों हजार एकड़ के प्लाट बनेंगे, ये पॉलिसी भी आ गई। और जो हजारों एकड़ के प्लाट में आप खेती नहीं करोगे, कंपनियां खेती करेंगी। और जब आप खेती नहीं करोगे, कंपनियां खेती करेंगी, तो फिर आप करोगे क्या? कोई रोजगार, कोई पेट चलाने का साधन और है क्या आपके पास? कोई जिंदा रहने का साधन और है क्या आपके पास? इसलिए ये लड़ाई अपना रोजगार बचाने की है, दूसरा चारा कोई नहीं है बिना लड़ने के। सरकार तो आपने बदल के देख ली, अब क्या हो गया? मोदी को इसीलिए लाए थे ना कि मोदी जी कहता था अब किसान खुशहाल होगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, ये जो मिल रहा था वो भी खोद लिया। इतने कहा था ना 15-15 लाख एक खाते में आएगा, एक फुट्टी छोटी आई हो तो बता दो, कर्जा और चल गया, माइनस में हो गया, माइनस में और चले गए, आमदन 2 गुनी हो जाएगी, आधी रह गई। साथियों, अब जो नए कानून आ गए, इनके लिए किसान लड़ रहा है। शुरुआत किसान ने की है, लेकिन लड़ाई पूरे देश की है, ये बात और समझने की जरूरत है। क्योंकि ये खरीदेंगे, ये पूरे देश का माल खरीदेंगे वर्ल्ड मार्केट के भाव पे। चलो खरीद लिया, जमीन वाले का तो उसमें नुकसान हो गया, लेकिन जब पूरे देश का माल 5-7 लोगों के गोदामों में कैद हो जाएगा, जब पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद हो जाएगा, फिर वो खाने वाले को क्या भाव देंगे? जैसे दाल में ब्लैकमेलिंग की, जैसे प्याज 8 रुपए में खरीद के 80 रुपए में बेचा, कोई अधिकतम मूल्य है क्या? भाई 8 रुपए में खरीदा था, 16 में ही बेच ले, मर जा। 8 रुपए में खरीद के 80 में बेचेगा क्या? फिर जिंदा है क्या ये सरकार? क्या काम है फिर सरकार का? ड्यूटी क्या है फिर सरकार की? 5 रुपए में आलू खरीद कर 40 रुपए में बेचा, अरे 10 में ही बेच ले। फिर ड्यूटी क्या है सरकार की? फिर सरकार क्या करती है? साथियों, ये पैदा करने वाले को भी लुटेंगे, ये खाने वालों को भी लुटेंगे। इसलिए जो पैदा करने वाला है, जो जमीन वाला है, वो तो 75% माल खाने का अपने खेत में पैदा कर लेगा, लेकिन जिस भाई के पास जमीन नहीं है उसको तो सारा मोल लेके खाना है, उनको निचोड़ देंगे ये लोग। इसलिए उन भाइयों को जरूर साथ में मिलाइए
दलित भाइयों के गांव घर पे कॉलोनी में जाइए, दलित भाइयों की पंचायत करिए, उनको जोड़िए अपने साथ, उनको समझाइए। शहर वाले, रेडी फड़ी वाले, दुकानों वाले, उन भाइयों के पास जाइए, उनको समझाइए ये आंदोलन नहीं, ये धर्म युद्ध है। ये जिंदा रखने का, इंसानियत को जिंदा, इंसानों को जिंदा रखने का धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में सबको सहयोग करना पड़ेगा। और साथियों, ये जो जातिवाद धर्म के नाम पे हम भटके गए ना, इसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। सर छोटू राम ने कहा था कि दुश्मन को पहचान लो और बोलना सीख लो। अब बोलने का टाइम है, आंदोलन है, आप भी बोल पड़ो साथ में ही। दुश्मन को पहचानने का टाइम है। दुश्मन हमारे मजदूर नहीं है, दुश्मन हमारा बाणिया नहीं है, हमारा दुश्मन अंबानी, अडानी और मोदी है, वो पहचान लो। साथियों, मैं आपसे ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि बहुत से बोलने वाले हैं, मैं आपसे 2-3 बात करनी चाहूंगा, 2-3 सुझाव देना चाहूंगा। एक तो मैं जाति पातियों से ऊपर उठे और मजदूर भाइयों को साथ में लगाए। हमारे बीच में बड़ी कटुता है और उसको मेटने के लिए मैं बेनती करूंगा आपसे कि हर स्वर्ण जाति का भाई, चाहे वो यादव है, वो जाट है, वो ब्राह्मण है, वो बनिया है, हर ऊंची जाति का भाई अपने अपने घरों में बाबा अंबेडकर साहब जी की फोटो लगाए और हर दलित भाई अपने अपने घरों में सर छोटू राम की फोटो लगाए। दोनों पूंजीपतियों के विरुद्ध लड़े हैं और गरीब लोगों के। साथियों, चुनाव आते रहते हैं, छोटा बड़ा आते रहते हैं। चुनाव आपने देखना है, इस धर्म युद्ध में जो हमारा साथ ना दे, इस धर्म युद्ध में जो साथ, अब चाहे किसी पार्टी का है, आजाद है। साथियों, श्री रामचंद्र जी के धर्म युद्ध में एक कांटों ने, गिलहरी ने भी सहयोग किया था। इसमें हमें सबके सहयोग की जरूरत है। और जो इस धर्म युद्ध में भुखमरी से बचाने की इस लड़ाई में, पूंजीपतियों के विरुद्ध इस लड़ाई में जो सहयोग ना करे, वो कभी समाज का नहीं है। उसको वोट मत डालना, चाहे किसी को डाल दें। जो इस धर्म युद्ध में साथ ना दे, उसको, चाहे वो सरपंची में खड़े, चाहे वो एमपी के इलेक्शन में खड़े, उसको वोट नहीं डालना, बाकी चाहे किसी को डाल दें। और साथियों, हमने पुलिस से नहीं लड़ना, हमने प्रशासन से नहीं लड़ना। उन्होंने कानून नहीं बनाए, वो तो कंट्रोल रखते हैं, वो हमें लठवी मारे हम खाएंगे। लेकिन अगर ये बीजेपी वाले आपके गांव में घुसें, कहीं पंचायत करें, गांव में घुसें, साथियों, इनका विरोध बड़ा जबरदस्ती से करना है। इनको नहीं गांवों में घुसने देना। भाई, इन्होंने हमें दिल्ली में घुसने दिया क्या? हमारे लठ मारे, मुकदमे बनाए, 30-35 मुकदमे हरियाणा में दर्ज कर दिए, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। 307 के हमने उंगल भी नहीं लगाई किसी को, इरादा कत्ल के मुकदमे दर्ज किए हैं। साथियों, लोगों में गुस्सा तो है, बस उसको जगाने की जरूरत है। सरकार तो हरियाणा में ही बीजेपी की है। खट्टर साहब ने कहा था पंचायतें करेंगे, 700 पंचायत करने का रखा था कि भी इस आंदोलन को तोड़ने के लिए 700 पंचायत करेंगे। बीजेपी के लीडर सबसे पहले खट्टर ने रखी है हरियाणा में। खट्टर साहब को कहा मत रखिए ये पंचायत, कैंसिल करिए इसको, हमारे जगह में नमक मत छिड़किए। कहना नहीं रखूंगा। फिर मैसेज भेजा, नहीं माना, रख दी। हमने कहा आज रब तगड़ा हो गया, आजा मैदान में जो देखी जाएगी। और जब उसका हेलीकॉप्टर उतरने लगा, लोग नीचे घुस गए, ऊपर से ऊपर उड़ा के ले गया। दोबारा जाके ऐलान कर दिया कि अब कोई पंचायत नहीं रखेंगे, और दोबारा से हरियाणा में पंचायत नहीं रखी। और कोई मीटिंग भी करता है ना बीजेपी का नेता आके, तो लोग वहीं पे पहुंच जाते हैं और भगा देते हैं। एक भी मीटिंग नहीं करने दी उसके बाद उनको। साथियों, ये इनका इलाज करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा इन लोगों को। और साथियों, जो आज कानून बनाए हैं, इनके पीछे कुछ चंद पूंजीपति लोग हैं, अंबानी जैसे, अडानी जैसे। और अब तो इनका एक और ऐसा शामिल हो गया है, उसको बाबा बोलते हैं।
क्या नाम है, लाला राम देखा, वो बाबा नहीं रहा। साथियों, जैसे कहते हैं ना कि वो जिन है, जिन की जान उस तोते में है, इस बीजेपी की जान इन तोतों में है। इन तोतों के पंख पाड़ दीजिए आप। इनका सामान नहीं खरीदना, बाकी जिसका मर्जी खरीदे, इनके सामान का बहिष्कार करें। साथियों, बस हम बहुत कुछ ना कहते हुए आपसे बेनती करेंगे कि आप हर गांव में कमेटी बनाइए। ये हरपाल जी है, इनकी यूनियन का नाम है असली, बाकी दोनों ने बना दिया नकली। अरे मैं असली तभी तो हुई, लेकिन मैं ये कहूंगा जितने भी लड़ रहे हैं सब असली हैं। जितने भी लड़ रहे हैं सब आज के टाइम में ईमानदारी से लड़ रहे हैं। परमात्मा सबको ताकत दे, सबको समृद्धि दे। आप मजबूती से अपने गांव में कमेटियां बनाइए, दलित भाइयों को साथ में और जोड़िए। और ये जो मोर्चा है गाजीपुर वाला, वो उत्तर प्रदेश के हवाले है। साथियों, अगर उत्तर प्रदेश का, अगर गाजीपुर का मोर्चा टूट गया ना, अगर वहां पे कोई कमी आई ना, तो उसका दोष उत्तर प्रदेश वालों के ऊपर आएगा। और हमारा तो आपसे बस यही बेनती है कि उस पर रोटेशन वाइज आपको अपनी फसल भी उठानी है। हर गांव से 10 आदमी 20 आदमी वहां पे पक्के बैठे और दूसरे बदलते रहे। किसी का पीछे फसल का नुकसान हो दूसरे भाई संभालें। तो इतनी सी बेनतियां करता हुआ धन्यवादी हैं हरपाल जी के, जिन्होंने यहाँ पे आपके दर्शन करने का मौका दिया। और आप सब लोगों को धन्यवादी है जो अपना काम छोड़ के यहाँ पे आए। और आप बहुत अच्छे तरीके से इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश कूद पड़ा है। और अब हम भी थोड़े से बेफिक्रे हो गए हैं, क्योंकि बड़ा स्टेट है, बड़ा प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से सरकार भी बहुत कांपती है कि अगर उत्तर प्रदेश के किसानों का मूड बदल गया तो सरकार के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो आपने हमारी बात सुनी, हमारा टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।